स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं इस चैनल में आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर कक्षा 8वीं 9वीं एवं 10वीं की पुस्तक का अध्ययन कराया जाता है। तो आइए स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वह क्या है, कक्षा 8वीं की क्लास अध्याय 2 से प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बता दूं इससे पहले हमने अध्याय 2 से 2.1 की क्लास पढ़ चुकी है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से अध्याय 2 की 2.1 की क्लास का अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। लेकिन मैं प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहूंगा। प्रश्नावली में क्या है, आपने इससे पहली वाली प्रश्नावली में देखा था कि आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ था, आपने उस समीकरण का हल ज्ञात किया। लेकिन यहाँ पर आपको कोई समीकरण नहीं दिया रहेगा, एक विभारती, जिसे आप विभारती कहते हैं, उस रूप में क्वेश्चन लिखा रहेगा। आपको समीकरण बनाना भी है और आपको समीकरण हल भी करना है। तो आइए स्टूडेंट हम आपको बताते हैं कि किस तरह से समीकरण को आप बनाएंगे और किस तरह से समीकरण को हल करेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लिया हुआ है परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या आपने शुरू में पढ़ा है, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, वैसे ही यहाँ पर है परिमेय संख्या 7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए कि जिससे 7/3 प्राप्त हो जाए। परिमेय संख्या 7/3 के 2 गुने में, काहे के 7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए कि हमें 7/3 प्राप्त हो जाए। -7/3 है। तो अब आप किस तरह से इसे हल करेंगे, आप किस तरह से इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ना है। आप देखेंगे क्या है, क्वेश्चन में लिखा परिमेय संख्या 7/3। तो ये आपने लिख लिया परिमेय संख्या 7/3, ऋण है तो ऋण लगा दिया, के 2 गुने में, यानी इसमें काय का गुना करना पड़ेगा, 2 का गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसका हल स्टार्ट किया। हमें दी हुई थी परिमेय संख्या दिया गया था, तो परिमेय संख्या लिख दिया, उसका 2 गुना। तो परिमेय संख्या का 2 गुना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी -14/3। यहाँ लिखेंगे आप परिमेय संख्या का 2 गुना बराबर -14/3। तो परिमेय संख्या का 2 गुना आपने निकाल लिया, कितना हो गया 14/3। इसमें 2 से गुणा किया, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो इसमें पूछा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें 7/3 प्राप्त हो जाए। यहां लिखेंगे हम, माना कि x जोड़ने पर, क्या x जोड़ने पर, माना कि x जोड़ने पर तब क्या होगा, -14/3 धन x बराबर क्या बोल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है हमें, इसके बराबर में क्या मिल रहा है 7/3। तो देखिए आपकी इक्वेशन बन गई। अब क्या बन गई इक्वेशन, -14/3 धन x बराबर 7/3। और इससे पहले आपने इस तरह के क्वेश्चन हल किए, इससे पहली वाली प्रश्नावली 2.1 में। तो आइए हम इसे भी हल करेंगे। तो इसे जब आप हल करेंगे तो ये देखिए, अब अचर राशि, ये चर राशि, ये अचर राशि, तो चर राशि अचर राशि दोनों को एक एक तरफ कर लिया जाए जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे चर राशि लिख दीजिए, x बराबर अचर राशि का पक्षांतर करेंगे हम, तो ये 7/3, ऋण है, ये क्या है ऋण है, तो ये हो जाएगा धन, यह कितना हो जाएगा 14/3। तो आप इसे किस तरह से हल करेंगे, इन हरों का लेंगे लघुत्तम, ये हरों का लिया लघुत्तम 3। अब हरों का लघुत्तम गुणित पहले भी, जब यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 बचेगा। 3 का 3 और 7 का 7, फिर 3 का 3 और 14 का 14, और 7 में आप 14 को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कितना मिलेगा 27/3, यानी x बराबर कितना मिल गया आपको, आप यहाँ लिख सकते हैं x बराबर कितना मिल गया 21/3, यानी कि 7 या 21। आप देख सकते हैं x बराबर आपको क्या मिला, 7 मिला। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि हम 7/3 -7/3 में से 7 घटाने पर हमें 7/3 प्राप्त हो सकता है या प्राप्त होगा।
यानी हम 7 घटाएंगे इसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 7/3 मिलेगा। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। तो जो अगला उदाहरण है वह क्या है, दो पूर्ण संख्या का अंतर, दो पूर्ण संख्या का अंतर दो पूर्ण संख्या का अंतर कितना है 66 है। दो पूर्ण संख्या का अंतर 66 है यदि उसमें, दो पूर्ण संख्या का अंतर कितना 66 है यदि उसमें 2:5 का अनुपात है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा जो दूसरा उदाहरण है वह क्या है, दो पूर्ण संख्या का अंतर 66 है यदि उसमें 2:5 का अनुपात है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे और हल में लिखेंगे आप माना कि वह संख्या x है। क्या है, वह संख्या x है और जब वह संख्या x है तो वह संख्या x है और जब वह संख्या x है तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे, वह संख्या x है तो अब इनके बीच में अनुपात है कितना है 2:3 का, तो ये जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी 2x और जो दूसरी संख्या हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 5x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x, पहली संख्या 2x दूसरी संख्या 5x। और क्या कहा है कि इनके बीच का अंतर, यानी अंतर यानी घटाना, योग यानी जोड़ना, कुल यानी भी जोड़ना, और उनका गुणा किया तो गुणा और उसका भाग बोलेगा तो भाग, तो इनका क्या कहा गया है अंतर। तो यानी इनका जो अंतर है 2x ऋण 5x बराबर कितना है 66 है। कितना है 66 है। तो ये बन गया आपका समीकरण। एक चर वाला ये यहाँ भी देखिए एक सही है, x यानी एक ही चर का उपयोग किया गया है और यहाँ पे अचर राशि एक तरफ चर राशि एक तरफ ही है, इसमें आपको ज्यादा परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप जब आप 2 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बड़ी संख्या असामान्य चिन्ह वाली संख्या घटेगी, तो जब असामान्य चिन्ह वाली संख्या घटेगी बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, यानी कि यहाँ पे आप इनके बीच में अंतर है और जब इसे आप घटाएंगे तो यहाँ पे 3x बराबर 66 और जब ये 3x में से 66 यानी कि आप देखेंगे गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा भाग में, यानी x बराबर 66/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी x बराबर क्या हो गया 22 हो गया। और आप जब अब ये क्या निकल गया x का मान, काय का मान निकल गया, x का मान कितना निकला 22 निकला, और जब x का मान 22 निकला तो आप रख दीजिए इसमें 2 गुणित 22 बराबर 44, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या 5 गुणित 22 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, यानी ये क्या हो गई आपकी दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या 44 दूसरी संख्या कितनी हो गई 110, और जब आप 44 में से 110 को घटाएंगे तो आपको 66 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 66 मिल जाएगा। तो ये थे 2 एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली। तो उस प्रश्नावली में आपको इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि प्रश्नावली 2.2 जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आपको बुक लेकर के बैठना होगा क्योंकि ये विभारती का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, जो पहला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है वहां पर इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई समीकरण नहीं दिया है, आपको समीकरण बनाना है और हल करना है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। अगर आपको किसी संख्या, यानी आपको संख्या नहीं दी हुई है, किसी संख्या कहा गया है, किसी संख्या में से 1/2 घटाना है, 1/2 को क्या करना है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। 1/2 को घटाना है, 1/2 को घटाने पर जो आपको परिणाम मिलेगा उसको 1/2 से गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना है और उसके बाद आपको क्या प्राप्त हो जाता है, सीधे 1/8। आपको बराबर में क्या मिलेगा 1/8। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर 1/2 को गुणा करने पर आपको कितना मिलता है 1/8 मिलता है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। यहाँ आपको पहले क्वेश्चन का हल लिखेंगे, माना कि वह संख्या
x है। क्या है? x है, x है। तो वह संख्या x एक अचर राशि ले ली हमने, एक क्या ले ली, सॉरी एक क्या ले ली, चर राशि ले लिए, x है। तो जब हमें जो क्वेश्चन में कहा गया वैसा करते, उस संख्या में से क्या बोलता है 1/2 घटाने पर 1/2 को घटा दिए, और इसमें से जो घटाएंगे उसमें हमको कितने का गुणा करना है? 1/2 का ही गुणा करना है। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 1/8। ये बन गया आपका समीकरण। ये क्या बन गया आपका समीकरण। तो आइए देखते हैं इसमें से इसको घटाते हैं, हरों का लघुत्तम लेंगे, इसके बटे में 1 लिख लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका लघुत्तम लीजिए 2 आएगा, और आप 1 से इसे कितने बार काट सकते हो? 2 बार, और 2 का जब ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1। फिर यहाँ आप गुणा करेंगे 1/2 का, फिर क्या करेंगे 1/2 का गुणा करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो जब आप इसमें इसका गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो जब इस संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो जैसा का वैसे ही रहेगा। फिर 2 दूनी 4 बराबर 1/8 हो गया। अब आप इसे आगे हल करेंगे तो किस तरह से करेंगे? भाग वाली संख्या का पक्षांतर कहाँ होता है? गुणा में। तो 2x माइनस 1 बराबर 1/8 इंटू 4। अब आप इसे काट सकते जी, बिल्कुल। तिर्यक गुणा से 4 दूनी 8, यानी कितना बच गया? 1/2 बच गया। और जब 1/2 बच गया तो 1/2, अब ये ऋणात्मक संख्या, यानी अब आपके पास क्या बच गया? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से आपके पास संख्या बच गई। अब आप देखेंगे कि ये ऋणात्मक संख्या, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x बराबर 1/2, ये ऋण है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2x बराबर, हरों का लघुत्तम लिए 2, 1 प्लस 2 इंटू 1 2, कितना हो गया? 2। ये हो गया 2x बराबर 2 और 1 3/2, कितना हो गया? 3/2। अब गुणा वाली संख्या आ गई। तो क्या आ गई? गुणा वाली संख्या। ये गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा 3/2। कहाँ जाएगी? भाग में, यानी इनके सबके भाग में, इस संख्या के भाग में। और जब इस संख्या के भाग में गई तो कितना हो जाएगा? इस आपको पता है भाग कैसे देते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी 1/2/3/4, तो जब इसका भाग देना है तो क्या होता है? इस संख्या का गुणा इससे होता है और इसका गुणा इससे होता है। और इसे कहाँ लिखते हैं? हर में, और इसे कहाँ लिखते हैं? अंश में। आप इस चीज को अच्छे से याद रखिए। जब इस तरह से आपको संख्या मिले तो कैसे करेंगे? तो आप इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 1 से बराबर हो जाएगा 3/4। क्या मिलेगा आपको? 3/4, यानी कि वह जो संख्या होगी कितनी होगी? 3/4। वह संख्या 3/4 होगी। और जब आप 3/4 में से 1/2 घटाएंगे, फिर 1/2 का गुणा करेंगे तो आपको 1/8 मिल जाएगा। यदि आपको प्रूव करना है तो यहाँ पे आप 3/2 रखिए, ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब ऐसे ही आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आप बुक में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एक बार। देखिए, एक आयताकार तरल ताल, यानी कि एक स्विमिंग पूल, उसे हिंदी में तरल ताल कहते हैं। एक आयताकार स्विमिंग पूल को, एक आयताकार स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुनी है। उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, चौड़ाई की 2 गुनी है। तो 2 गुनी है, 2 गुनी से भी 2 मीटर ज्यादा है, 2 गुनी से भी 2 मीटर ज्यादा है, 2 मीटर ज्यादा है। यदि इसका परिमाप आपको दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है आपको? इसका परिमाप दिया हुआ है। और जब इसका आपको परिमाप दिया है तो आप कैसे हल करेंगे? इसका परिमाप कितना है? 154। इसका परिमाप कितना है? 154। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको दिया हुआ है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना है। तो हमने माना कि चौड़ाई कितनी है? x है। चौड़ाई कितनी है? x है। तब हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? तब हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? इससे 2 गुनी है।
लंबाई क्या है इससे 2 गुनी, चौड़ाई से 2 गुनी है। जैसे चौड़ाई है 2 मीटर तो लंबाई हो जाएगी 4 मीटर, यानी कि ये कितनी हो गई चौड़ाई x, तो ये कितनी हो जाएगी 2x है। और 2 गुनी से भी 2 मीटर ज्यादा है बोल रहा है, यानी कि +2। 2 गुनी से भी 2 मीटर ज्यादा है, यानी कि लंबाई क्या है 2x + 2 है। और हमारे पास परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना है 154 मीटर। 154 मीटर क्या दिया हुआ है परिमाप। तो आप जानते हैं कि किसी भी आयत का जो परिमाप होता है वह क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ऐसे ही होता है। तो आप क्या कीजिए, आपको ये सारी चीजें दी हुई है, परिमाप दिया है, अब आपने चौड़ाई मान लिया है x, लंबाई आपने निकाल लिया और आप इसमें आप मान रख दीजिए। तो परिमाप कितना हो गया 154। आपके पास क्या दी हुई है लंबाई, तो पहले 2 गुणित लिख लीजिए, लंबाई लिख लीजिए 2x + 2, चौड़ाई कितनी हो गई x + x, इतना हो गया। उसके बाद आप 2 इंटू, आप देखेंगे ये अचर राशि है, ये अचर राशि है, ये अचर राशि अलग है, चर राशि, तो 2x धन 1x कितना हो जाएगा 3x धन 2, कितना हो गया 3x धन 2, ये इसकी हो गई लंबाई चौड़ाई। अब आप इसका फिर से आगे गुणा करेंगे, 2 का गुणा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x धन 4, 2 दूनी 4। जब कोष्टक के अंदर आप गुणा करेंगे तो इस तरह से गुणा करेंगे। इसके आगे आप देखेंगे कि किसके बराबर है 154 के बराबर है, यानी परिमाप के बराबर है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, जब 154 के बराबर है इसका आप इधर पक्षांतर करेंगे 4 का, आप चर राशि एक साइड कर लीजिए, अचर राशि एक साइड कर लीजिए, ये आपका समीकरण बन चुका है। तो चर राशि एक साइड, अचर राशि एक साइड, यानी 154 - 4 बराबर 6x। तो 154 में से 4 जाए तो 150 बराबर 6x, 150 बराबर क्या बचा 6x। और जब 150 बराबर 6x बचा तो गुणा वाली संख्या इसका पक्षांतर होगा, कहा जाएगी भाग में, यानी x बराबर 150/6, x बराबर 150/6। अब इससे इसमें भाग दीजिए, 6 दूनी 12 बचा 3, तो ये हो जाएगा 30 और 6 पंचे 30, ये कितने बार कट गया 25 बार कट गया 6 से, यानी जो x है वह कितना आ गया 25 आ गया। तो अब इस x का मान यहां रख दीजिए, तो इसकी जो चौड़ाई है वह कितनी मिल जाएगी आपको 25 मीटर, पर लंबाई क्या मिलेगी 25 दूनी 50 धन 2 52 मीटर। लंबाई रख दीजिए, आप लंबाई कितनी है 2x + 2, तो x का मान रखेंगे 2 × 25 + 2, 25 दूनी 50 धन 2 बराबर 52 मीटर। ये क्या हो गई इसकी लंबाई हो गई। आप इस तरह से इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए, और जब इस लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे इसके परिमाप में तो 154 आपको मिल जाएगा। अब ऐसे ही ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तो देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, आपको दिया हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर और उसी का परिमाप दिया हुआ है 4 सही 2/15, परिमाप 4 सही 2/15 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है, उन बाकी की दो भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो 2 भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है लेकिन ये इन दोनों के बराबर नहीं है। ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका हमको आधार दिया हुआ है, आधार कितना है 4/3 सेंटीमीटर, ये इतना आधार दिया हुआ है। और इसका पूरे का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना है 4 सही 2/15, 4 सही 2/15, यानी कि मिश्र भिन्न से हम इसे सरल भिन्न में बदलेंगे तो 4 15 × 4 = 60 और 2 = 62/15,
कितना है परिमाप 62/15। और किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर, या किसी भी त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा का योग। और जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है उसकी ये जो भुजा होती है दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे कि त्रिभुज है ए बी सी डी, कौन सा त्रिभुज है ए बी सी डी, तो इसकी जो भुजा किस तरह से जोड़ेंगे हम, ए बी बराबर धन बी सी बराबर सी ए, इस तरह से जोड़ेंगे। तीनों भुजाओं का योग ये होगा, इसकी एक भुजा है, दो भुजा, तीन भुजा। लेकिन जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसकी ए जो खड़ी भुजा होती है, दोनों भुजा एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। जो सम्मुख भुजाएं होती है एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि ये x हो गई तो ये भी x हो जाएगी, ये x हो गई तो ये भी x हो जाएगी। तो आप यहां लिख सकते हैं, माना कि भुजा की लंबाई x है, माना कि भुजा की लंबाई x है, तब उस कंडीशन में आप कैसे आगे हल करेंगे, आप परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। तो हमारे पास परिमाप दिया हुआ है कितना है 62/15, और हमारी AB की अब हमने लंबाई मान लिया x, BC की लंबाई दी हुई है 4/3 और CA की लंबाई भी क्या है x। तो आप यहां देखेंगे ये 62/15 कितना हो गया 62/15। तो जब ये 62/15 हो गया तो आप देखेंगे x और x हो गए 2x प्लस 1/3 प्लस 4/3, सॉरी 4/3। तो अब आप देखिए आपको एक समीकरण रूप मिल चुका है इसका, 62/15 बराबर 2x धन 4/3। तो अब आप इसका क्या करेंगे, जो अचर राशि है इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, यानी कि 62/15 ऋण 4/3 बराबर 2x। तो अब आप इसको घटाइए, तो इसे जब आप घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, ये इनका क्या हो गया लघुत्तम आ गया 15, इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा आप देखेंगे 15 आएगा। और जब इनका लघुत्तम 15 आ जाएगा तो 15 एका 15 और 16 एका 16, 5 3 15, 5 3 15, 5 बार में डिवाइड होता है 5 चौके 20 बराबर 2x, बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब इसके आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 2x बराबर 16 और 20 और बीच में ऋण का चिन्ह है, असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, यानी कि कितना बचेगा यहाँ 4, कितना बचेगा 4, लेकिन काय में ऋण में, तो ये क्या हो गया ऋण 4/15, कितना हो गया ऋण 4/15। और ये गुणा वाली संख्या इसका पक्षांतर होगा, कहां जाएगी भाग में, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा जाएगी भाग में। तो x बराबर हो जाएगा ऋण 4/15 भागित 15 भागित 2, और जब भागित 2 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 4/30, और ये संख्या क्या 2 से कटेगी, जी बिल्कुल कटेगी। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 4 से नहीं कटेगी माइनस 2/15, कितना हो जाएगा माइनस 2/15। तो ये हो गया। अब आप इसे किस तरह से लिखेंगे, इसकी जो लंबाई यानी दो भुजाएं होगी वो कौन कौन सी होगी, माइनस 2/15 इसकी दो भुजा की लंबाई होगी, माइनस भुजा की लंबाई बराबर माइनस 2/15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 2/15 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, उसमें क्या करना है। तो चौथा क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि दो संख्याओं का योग, कोई दो संख्याओं का योग कितना है 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है दो संख्याओं का योग, क्या दिया हुआ है, दो संख्या का योग कितना है 95, कितना है 95 है। तब आपको जो एक संख्या है, जो पहली संख्या है, ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या से 15 अधिक है, जो दूसरी से यहाँ पे 15 अधिक है, यानी कि जो पहली संख्या मान लेते हैं हमारे पास 10 है, तो जो दूसरी संख्या होगी वह कितनी होगी 25 होगी,
दूसरी संख्या कितनी होगी 25 होगी। ये इसका चौथा क्वेश्चन। अब हम इसके आगे हल करते हैं किस तरह से होगा। तो अभी तक आपने 3 क्वेश्चंस देखा, आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम विभारती के क्वेश्चनों को समीकरण बना के हल कर सकते हैं। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन हमें आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग, क्या दिया है, दिया है दो संख्या का योग बराबर 95। कितना दिया हुआ है 95। अब क्या कहा गया है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी से 15 अधिक है। तो माना कि पहली संख्या कितनी है x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 15 अधिक है, 15 अधिक है। कितना हो जाएगी ये x प्लस 15, कितनी हो जाएगी x प्लस 15 हो जाएगी। तो अब आप कैसे करेंगे, आप देखिए इसे आगे हम करते हैं। ये हो जाएगा, क्या पूछा है, इन दोनों का क्या दिया है, योग, यानी ये संख्या का योग। तब x प्लस 15 बराबर 95, x प्लस 15 बराबर 95। और आप देखेंगे चर राशि, ये चर राशि जब ये चर राशि जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 2x धन 15 बराबर 95। अब ये आपके पास एक समीकरण बन गया। तो अब आप अचर राशि का पक्षांतर कर दीजिए, तो 2x बराबर हो जाएगा 95 ऋण 15। कितना हो जाएगा 95। धनात्मक संख्या थी, इसका पक्षांतर हुआ कहां चली गई, ऋणात्मक में। और 95 में से 15 जाएंगे तो 2x बराबर कितना बचेगा, 5 में से 5 गए 0, और ये 9 में से 1 गया 8। आपके गुणा वाली संख्या बच गई, तो 80 गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में, 2 चौके 8, 2 शून्य 0, यानी x बराबर कितना हो गया 40। x बराबर कितना आया 40। अब ये x का मान यहाँ रख दीजिए, तो जो पहली संख्या थी वो कितनी हो गई 40, और दूसरी संख्या 40 धन 15 बराबर 5, और ये 5, 40 और 15 कितनी हो गई 55। तो पहली संख्या कितनी आ गई 40, दूसरी संख्या कितनी आ गई 55, और 40 और 55 को जोड़िए आप 95 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा गया है, आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें आपको कहा गया है कि दो संख्याओं में अनुपात, कोई दो संख्या है उसमें आपको अनुपात दिया हुआ है 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको अनुपात दिया हुआ है 5:3 और उनका अंतर दिया हुआ है कितना है 18, तो वह संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में संख्या ज्ञात करनी है। तो अब आइए देखते हैं संख्या ज्ञात करते हैं। किस तरह से संख्या ज्ञात करेंगे, माना कि हल लिखेंगे आप, माना कि वह संख्या क्या है x है, माना कि वह संख्या x है, लेकिन उसमें आपको अनुपात दिया हुआ है 5:3। अनुपात क्या दिया हुआ है 5:3, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 5x:3x। अब इनका क्या बोला गया है अंतर, इनका आपको अंतर दिया गया है। तब क्या है 5x ऋण 3x बराबर 18, 5x ऋण 3x बराबर 18, तो वह संख्या आपको पूछा है। तो 5x ऋण 3x, अब 5x में से 3x गए तो कितना बच गया 2x बराबर 18। तो x बराबर गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में, कहाँ हो गया भाग में, तो 9 दूनी 18, तो x बराबर आ गया 9। तो जो संख्या होगी वो कौन कौन सी होगी, 9 5 45। अब यहाँ x का मान रख दीजिए, 5 गुणित 9 तो 9 5 45, और 3 गुणित 9 9 3 27। ये हो गई ये संख्या, और इनमें से आप इसमें से 45 में से 27 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 18 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो वह पूर्णांक ज्ञात करना है। माना कि पूर्णांक है x, माना कि पूर्णांक क्या है x है, माना कि पूर्णांक क्या है x है, लेकिन हमें 3 पूर्णांक कहा गया है। कितने पूर्णांक 3 पूर्णांक। तो पूर्णांक कैसे बढ़ते हैं 1, फिर कैसे होता है 2,
फिर 3 और लगातार 3 पूर्णांक, यानी कि जैसे कोई संख्या x है और एक में एक एक जुड़ते जाता है आगे, तो आप पहला पूर्णांक क्या लिखेंगे x, दूसरा पूर्णांक x+1, तीसरा जो पूर्णांक होगा वह क्या होगा x+2 हो जाएगा। इस तरह से 3 पूर्णांक हो जाएंगे और इनका योग दिया हुआ है, योग कितना है 51। तब क्या हो जाएगा, तीनों पूर्णांक को जोड़िए, x+1 प्लस x+2 बराबर 51। और जब 51 हो गया तो चर राशि देखिए आपके पास 3x हो गई, ये 3x चर राशि हो गई, और 1 2 3 धन 3 बराबर 51, और ये धन 3 का आप पक्षांतर कीजिए, अब समीकरण बन गया आपके पास। तो 3x बराबर 51 ऋण 3, तो यहाँ कितना बचेगा 48। ये 3x बराबर 48। तो अब गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा भाग में, तो जब गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा भाग में, यानी x बराबर 48/3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 का 3 और यहाँ पे बचा 1, तो 3 छक 18 कितना हो जाएगा, 3 छक 18, यानी x का मान कितना आया 16। तो जो पहला पूर्णांक होगा वह क्या होगा 16, दूसरा 16 धन 1 17 और 16 धन 2 18, यानी जो 3 पूर्णांक होंगे वह क्या होंगे हमारे 16 17 और 18। कितने होंगे 16 17 और 18। ये था क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 था। अब ऐसे ही देखते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, 8 के 3 लगातार गुणज, 8 के गुणज मतलब क्या होंगे 8 के 3 गुणज, यानी पहला गुणज तो 8 ही होगा, फिर दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 8 का दूसरा गुणज कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 का तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 8 तिया 24, यानी 8 के 3 गुणज, 8 के कोई 3 गुणज है उनका जो योग है कितना है, 8 के 3 गुणजों का योग 888। 8 के कोई 3 गुणज है उनका योग कितना है 888 है। तो वह गुणजों को ज्ञात करना है, हमको क्या करना है वह गुणज को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि वह गुणज, माना कि वह संख्या x है, तो ये इसका क्या है गुणज है, इसका क्या है ये गुणज है, तो ये कितना हो गया ये x, इसके 3 गुणज, 8 के 3 गुणज, तो 8 के 3 गुणज कितने हो जाएंगे x पहला, x+1 दूसरा, फिर x+2 ये तीसरा, क्या हो जाएगा ये तीसरा। लेकिन क्या कहा गया है गुणज, गुणजों का योग, यानी इनमें 8 का गुणा होना चाहिए, तो 8 का गुणा है 8x, फिर 8x+1, फिर 8x+2, ये क्या हो गए इसके गुणज हो गए, कितने हो गए 3। अब इनका योग करना है, यानी कि 8x धन 8 जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 8x धन 8 धन 8x धन 16, 8x धन 16 कितने हो गए, ये क्या होगा इसके गुणज। इनका योग कितना दिया हुआ है 888, ये हमने माना, और फिर इनका क्या कर दिया योग कर दिया। तो आप देखिए चर राशि और अचर राशि इन दोनों को आप जोड़िए तो देखेंगे चर राशि 8 8 8 8 तिया 24, कितना हो गया 24 x, फिर ये बच गया 8 और ये 8 कितना हो, ये कितना सॉरी 16, 8 का 8 और ये क्या है 16, तो 8 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 तिया 24, फिर से 24 होगा, यानी कि +24, 16 में 8 जोड़े तो 24 बराबर कितना हो गया 888, इतना हो गया। आपने देखा आपको गुणज पूछा था, आपने 3 पहले संख्या मानी, 1 से 3 संख्या हो गई, इसके गुणज कर लिया आपने 8 के, आपने इसका आप क्या करेंगे, आपके पास समीकरण बन गए, इसका पक्षांतर करेंगे तो 24x बराबर 888 ऋण 24, तो 888 में से 24 को जब आप घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6, और ये कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 24x बराबर 864। अब जब 24x बराबर 864 तो x बराबर कितना हो जाएगा 864 बटे 8 ये सॉरी 24 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आप इसे किस तरह से निकालेंगे, अब यहाँ आपको x की वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है, x की वैल्यू
आप यहाँ जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 8 के गुणज आपने निकाल लिए। अब 24 से आप इसे काटेंगे, तो जब आप 24 से काटेंगे तो क्या आप इसे 24 से काट पाएंगे क्या? सबसे पहले देखते हैं कि 4 से काट सकते हैं इसे, 4 दूनी 8, 4 का 4, यहाँ बचा 2, तो 4 के 12 में 24 आता है, 6 चौक 24, यानी आप 4 से काट सकते हैं। 4 का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 का 4, यहाँ बचा 2, 6 चौक 24 बटे 6 चौक 24 बटे 6 चौक 24। आप फिर से इसे क्या 6 से काट सकते हैं, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 कितना हो गया 18, और यहाँ कितना बच गया 18, 19 20 21 3, 6 6 36, 6 3 18, 6 6 36, 6 से 36 बार कट गया। 6 से कितनी बार कट गया, 36 बार कट गया, यानी x का मान कितना आ गया 36, कितना आ गया 36 आ गया। तब आप इसके गुणज कैसे निकालेंगे? अब आप 36 में 8 को जोड़ेंगे तो 888 तो होगा नहीं, तो आप कहाँ रखेंगे, यहाँ मान रखेंगे। तो 36 में जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 में जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ मान रखिए या यहाँ मान रखिए x का, कहीं भी आप मान रख दीजिए। 8 6 8 छक 48, 8 छक 48 की 8 हासिल का है 4, 8 का 8 8 24 और 4 28, 288 ये पहली संख्या होगी, ये क्या हो गई आपकी पहली संख्या। अब ऐसे ही दूसरी निकालना है तो दूसरी यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, तो ये 8 x धन 8 यानी कि 8 ये 8 हो गया, x का मान है 36, x का मान कितना है 36 धन 8। आपने देखा अभी 8 और 36 का गुणा करें तो 288 धन इसमें 8 जोड़ेंगे, तो जब इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 की 6, हासिल का 1 9 और 296, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। अब तीसरी निकालना है, यानी यहां से निकालेंगे या यहां से निकालिए, तो 8x धन 16 यानी कि 8 गुणित 36 धन 16 और 8 गुणित 36 बराबर 288 धन 16, 8 और 6 14 की 4, हासिल का 1 और 1 2, 8 और 2 10 की 0, हासिल का आया 1, हासिल का कितना आया 1, 8 और 2 10 की 0, हासिल का आया 1 और 2 और 1 3, कितना हो गया 304। ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। तो आपको पूछा था 3 लगातार संख्या, 8 के 3 लगातार गुणज, तो 8 के 3 लगातार गुणज आपने निकाला। जब 8 का गुणा करेंगे तो 288, उसके बाद इसमें 8 का और एक बार गुणा करेंगे तो 296 होगा, फिर आप गुणा करेंगे तो 304 होगा। जैसे कि 8 1 8 2 16 8 3 24 इस तरह से पढ़ते हैं। तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो हो गई 800, क्या हो गई 888, दूसरी हो गई 296 और तीसरी हो गई 304 हो गई। तो ये इस तरह से ये 8 8 वाली हमारी ये 3 संख्याएं निकल के आ गई। 8 के जो 3 गुणज थे वो कौन कौन से हो गए, 288 296 304। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब ऐसे ही देखते क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 3 लगातार पूर्णांक में लेकर उन्हें बढ़ते क्रम में ले रहा है, उन्हें 2 3 और 4 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, उसका योग गुणा किया फिर उसका योग कर रहे हैं तो उसका योग करने पर हमें 74 प्राप्त होता है। 3 लगातार पूर्णांक उसमें 2 3 और 4 से गुणा किए और उसको जोड़े, उसका योग किए तो हमें कितना मिल गया 74 मिल गया। तो हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8, माना कि कोई एक पूर्णांक क्या है x है, माना कि कोई एक संख्या x है या वह पूर्णांक क्या है x है, पूर्णांक क्या है x है। तो बढ़ते क्रम में बोला है 3, तो x प्लस 1 x प्लस 2, ये क्या होता है बढ़ते क्रम में। अब इनमें क्या बोला है, लगातार हमने 2 3 और 4 से गुणा किया, तो यहाँ कैसे गुणा करेंगे 2 से, यहाँ कैसे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से x में गुणा करेंगे 2x, ये पहला पूर्णांक हो गया। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे x प्लस 1 और इसमें 4 से गुणा करेंगे x प्लस 2, तो जब इसमें गुणा करेंगे आप तो ये 2x, ये हो गया 3x प्लस 3, ये 4x प्लस 8। इस तरह से आपके कोई पूर्णांक होंगे तो ये पूर्णांक है। अब इनका योग पूछा है कितना हो रहा है, योग हमको दिया हुआ है कितना है 74 है। तब
तब क्या होगा, तब होगा 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 बराबर 74। इनका योग हमें दिया हुआ है, कितना है, 74 है। तो जब 74 है तो ये चर राशि को अलग कीजिए, 3 2 5 4 9 x, 9x हो गया। ये धन 8 और 3 11 बराबर 74। फिर ये 9x और 11 का इधर पक्षांतर किए, 74 ऋण 11, तो 9x बराबर यहाँ हो गया 63। फिर x बराबर गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में, तो x बराबर क्या बच गया हमारे पास, 9 7 63। x बराबर कितना आया, 9 7 63। तब हम कैसे संख्या ज्ञात करेंगे, तो हम इस तरह से संख्या ज्ञात करेंगे। अब x का मान इन संख्याओं में रख दीजिए, तो x का मान रखेंगे 2 इंटू ये क्या होगा 2x बराबर 2 इंटू 7, यानी जो पहली संख्या क्या मिल गई हमको 14। फिर दूसरी संख्या 3x प्लस 3 है बराबर 3 गुणित 7 धन 3 बराबर 7 21 22 23 24। दूसरी संख्या हो गई 24। तीसरी संख्या 4x प्लस 8, 4 इंटू 7 प्लस 8 7 28 और 8 कितना होता है 36। 28 और 8 कितना होता है 36। अब इसे आप जोड़िए, आपको 7 28 और 8, 28 में 2 जोड़े 30 और 30 और यहाँ बच गया 6, तो क्या हो गया 36। और ये इसके कोई क्या हो गए पूर्णांक, जिसमें आपने 2 3 से गुणा किया और आप इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 74 आएगा। कितना आएगा 74 आएगा। तो इसके आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात क्या है, 5 और 7 का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब हम। राहुल और हारून की आयु में जो अनुपात है वो क्या है 5 और 7 का अनुपात है उनकी आयु में। फिर क्या कहा गया 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो गया। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु को जब जोड़े तो उनका योग कितना हो गया 56 हो गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो आइए अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, माना कि आयु क्या है x है, माना कि आयु कितनी है x है, तो उनके बीच में अनुपात दिया हुआ है, क्या है अनुपात 5 अनुपात 7। तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं 5x अनुपात 7x। ये हो गई राहुल की आयु, राहुल बराबर 5x और हारून बराबर 7x। फिर क्या कहा गया है कि 4 वर्ष बाद, जब भी आपको इस तरह के आयु के क्वेश्चन में 4 वर्ष के बाद दिया तो जो आयु आपने निकाले उसमें धन करना है, और 4 वर्ष पहले कहा यानी कि ऋण करना है। और हमको यहाँ क्या कहा गया है बाद, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 राहुल की आयु, और हारून की आयु हो जाएगी 7x प्लस 4। 7x में हम 4 साल जोड़ देंगे ना इसके बाद में। तो फिर क्या कहा गया इनका योग कितना है 56 है। तब हमको योग दिया हुआ है, तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। कितना है 56 है। तब क्या होगा देखेंगे आप, चर राशि 5 और 7, 7 5 12, अचर राशि 4 और 4 8 बराबर 56 हो गया। अब इसमें से अब 8 का पक्षांतर कर दीजिए, 12x बराबर 56 माइनस 8। तो जब 56 में से 8 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, 56 में से 8 गए तो 48। और फिर x बराबर गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा कहाँ जाएगी भाग में। तो जब गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होकर भाग में जाएगी तो x बराबर 12 48, x बराबर कितना आया 4 आया। तो उनकी क्या करना है, हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये हो जाएगा अब 5 गुणित 4 बराबर 5 चौके 20 और 7 गुणित 4 बराबर 7 28। कितना हो गया 728। यही उनके बीच में अनुपात है और ये उनकी क्या है वर्तमान आयु है। और 4 वर्ष बाद की अगर आयु जोड़ना है तो इनमें 4 4 जोड़ दीजिए 24 और ये हो जाएगा 32।
24 और क्या हो जाएगा 32। तो 4 वर्ष बाद जो आयु होगी वो क्या होगी 24 वर्ष और एक क्या हो जाएगी 32 वर्ष। ये होंगे आपके आंसर। इन चारों में से कोई दो आपके आंसर होंगे, एक तो ये दो होंगे या फिर ये दो होंगे। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात, बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात कितना है 7:5। कितना है 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है, ये जो बालक है ये इन बालिकाओं से कितने अधिक है 8 अधिक है। कितने अधिक है 8 अधिक है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो कक्षा में हमें देखना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। आइए देखते हैं कुल कितने विद्यार्थी है। तो हम देखेंगे क्या है, माना कि x विद्यार्थी है, तब क्या करेंगे, इनके बीच में अनुपात क्या दिया हुआ है, बालक और बालिकाओं के बीच अनुपात कितना दिया हुआ है 7:5। तो बालक क्या हो गए 7x और बालिका बराबर 5x। अब इन दोनों को एक दूसरे के क्या करना है, बराबर करना है। इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करना है। मान लेते हैं हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करना है। बालक क्या है ज्यादा है, कितने ज्यादा है 8 ज्यादा है। तो यदि हम इनको 7x बराबर 5x इस रूप में लिखेंगे, हमको बालक और बालिकाओं की संख्या जो है कुल संख्या ज्ञात करना है कि कितनी होगी। बालक और बालिकाओं की कुल संख्या हमें ज्ञात करना है कि कितनी होगी। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें इन दोनों को यदि बराबर रखे कि बालक बराबर हो जाए बालिका बराबर हो जाए, तो इनकी संख्या कितनी ज्यादा है 8। तो ये बालिकाओं में कितना जोड़ना पड़ेगा हमको 8। तब क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो आपने देखा अब क्या होगा, बालक बराबर बालिका बराबर। आप फिर से देखिए, बालकों की संख्या 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। यानी मान लीजिए कि बालक और बालिका कितने हैं, बालिका मान लो यदि 7 है तो बालक कितने होंगे इससे 8 ज्यादा, इससे 8 ज्यादा यानी कि होगा 15। कितने हो जाएंगे 15। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 8 जोड़ना पड़ेगा, जब तो 15 और 15 होंगे, है ना। जब भी तो 15 होंगे, तो हमने वैसे ही जोड़ दिया इसमें 15 और 15। तो ये दोनों अब एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एक दूसरे के बराबर हो गए तो अब अचर राशि को आप एक साइड कर लीजिए। तो हो गया धनात्मक संख्या का पक्षांतर ऋणात्मक बराबर कितना हो गया 8। तो अब 7x में से 5x गए तो 2x बचे बराबर 8। तो अब 2x गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा भाग में, 4 8 के बटे में 4। तो x बराबर 4 दूनी 8। x बराबर कितना हो गया 4 दूनी 8। तो x का मान रख दीजिए यहाँ। तो 7 गुणित 2 बराबर 14 और 5 गुणित 2 बराबर 10। यानी कि अब बालक और बालिकाओं की संख्या 14 धन 10 बराबर कितने हो गए 24। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 24 होगी। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बाईचुंग के पिता उसके पिता दादाजी से 26 वर्ष के छोटे हैं। बाईचुंग के जो पिता है, बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष के छोटे हैं और उससे यानी कि बाईचुंग से 29 वर्ष के बड़े हैं, 29 वर्ष के बड़े हैं। और उन तीनों की आयु का योग, बाईचुंग के जो पिता है वह 29 साल के उससे बड़े हैं और अपने दादाजी से 26 साल के छोटे हैं। अपने दादाजी से क्या है 26 साल के छोटे हैं। तो इन तीनों की आयु का जो योग है, इन तीनों की आयु का क्या योग है, कितना है 135। कितना है 135 है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हम इसे किस तरह से हल करेंगे और आप इसे किस तरह से आगे हल कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि बाईचुंग की आयु x है, बाईचुंग की आयु कितनी है x है। तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, पिताजी की आयु, तो आप देखेंगे कि पिताजी की आयु क्या, पिताजी उससे 29 साल के बड़े,
29 साल के बड़े यानी x प्लस 29 हो जाएगी। और उसकी जो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? अब दादाजी की आयु, उसके दादाजी क्या है, इससे अपने देखिए उनके जो दादाजी है अपने दादाजी से उसके पिताजी कितने साल के छोटे हैं? 26 साल के छोटे हैं। तो बाईचुंग से 26 साल बड़े होंगे ना, तो x प्लस 29 प्लस 26 कितना हो जाएगा? x प्लस 29 प्लस 26। तो बाईचुंग की आयु हमने माना x, बाईचुंग के पिताजी हो गए x प्लस 29, क्योंकि बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 साल के बड़े हैं। और जब बाईचुंग से 29 साल के बड़े और अपने दादाजी क्या है, अपने दादाजी से उसके पिताजी क्या है, 26 साल के छोटे हैं, तो बाईचुंग के जो दादाजी होंगे बाईचुंग से 26 साल बड़े ही होंगे ना उनके पिताजी से, तो जितनी आयु उनके पिताजी की होगी उसमें और आयु जोड़ना पड़ेगा जब उनकी आयु से उतने बड़े मिलेंगे। तो अब इन तीनों की आयु का योग दिया हुआ है, इन तीनों की आयु का योग लिखते हैं हम x प्लस तब x प्लस 29 प्लस x प्लस ये 29 और ये कितना हो गया? 26। कितने हो जाएंगे? 9 और 6 15 की 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 29 प्लस 26 बराबर 135, इतना दिया हुआ है। तो आगे हम कैसे करेंगे? x, तो ये हो गया 3x, फिर ये क्या हो गया? 29 और ये 26। 29 और 26 कितने होते हैं? 9 और 6 15 की 5, हासिल का है 1, ये हो गया 55। और 55 में आप 29 जोड़ेंगे तो 55 में 29 जोड़े 9 और 5 14 की 4, हासिल का है 1, 5 और 1 6 7 8, कितने हो गए? 84 इजिकल टू प्लस 84, कितना हो गया? 84। अब ऐसे ही आप आगे इसके बराबर में कितना लिखेंगे? 135। फिर इसका इधर पक्षांतर करेंगे। अब आपके पास समीकरण बन चुका है, अब आप अचल राशि के पक्षांतर कर रहे हैं इधर, तो ये हो गया -84 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -84 हो जाएगा। और जब ये -84 हो जाएगा तो 3x बराबर 135 ऋण 84, 3x बराबर 135 ऋण 84, तो 135 में से 84 गए, 5 में से 4 गया 1, और 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 और 5 13 बराबर 3x। अब ये गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो 51/3, तो x बराबर हो जाएगा 17 तिया 51, 17 तिया 51। तब क्या होगा? बाईचुंग की आयु क्या हो जाएगी? 17 वर्ष। और यहाँ पे जब 17 में 29 जोड़ेंगे तो x बराबर 17 धन 29 बराबर कितना हो जाएगा? 9 और 7, 9 और 7 हो गए आपके 16 की 6, हासिल का 1 2 3 और 1 4 यानी 46, 29 साल के बड़े। और ये 29 साल के बड़े और अपने दादाजी 26 साल के बड़े, तो यहाँ पे 26 साल जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया था? ये 55, तो 55 और 17 कितना हो गया? 7 और 5 12 की 2, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7। तो उनके दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? 72 ईयर। उनके पिताजी की आयु हो जाएगी 46, और बाईचुंग की आयु कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर की क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है 15 वर्ष के बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। 15 वर्ष के बाद उसकी आयु वर्तमान आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो अब हमें रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्वेश्चन का हल, यहां से स्टार्ट करेंगे। माना कि वर्तमान आयु कितनी है? माना कि रवि की वर्तमान आयु कितनी है? x है। माना कि रवि की वर्तमान आयु कितनी है? x है। तो 15 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 15, ये हो गया 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु का कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसकी जो वर्तमान आयु है किससे हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4x वर्तमान आयु के 4 गुने के बराबर हो जाएगा वो। 15 वर्ष बाद अपनी वर्तमान आयु के 4 गुने के बराबर हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो इसकी क्या निकालना है? वर्तमान आयु निकालना है। तो हमने बना लिया है समीकरण, तो इस समीकरण को आगे हल करेंगे तो क्या होगा? इस x को इधर पक्षांतर कीजिए, 4x माइनस x बराबर 15, यानी अभी क्या होगा? 3x बराबर 15, तो 3x बराबर 15 यानी कि अब x गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे भाग में, और 5 3 15 यानी x बराबर 15 आया। तो रवि की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 15 वर्ष होगी। कितनी होगी? 15 वर्ष होगी। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 13 में एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर हमें -7/12 प्राप्त होता है। आपने एक एग्जाम्पल देखा था उसी की तरह है, आपने एक एग्जाम्पल देखा था वैसे ही है। तो माना कि वह परिमेय संख्या, माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या क्या है, x है। तब उसमें क्या कह रहा है, इस परिमेय संख्या x में 5/2 से गुणा कर, इससे हमने गुणा किया 5/2 से, फिर क्या कहता है 2/3 को जोड़ने पर, 2/3 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, -7/12। कितना प्राप्त होता है, ये बन गया आपके पास समीकरण। तो ये जब समीकरण बना, आप इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x धन 2, 5x/2, इसमें कितना जोड़ रहा है 2/3 बराबर -7/12, बराबर -7/12। अब आप देखेंगे आपके पास समीकरण बन गया, आप इस संख्या का इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 5x/2 बराबर -7/12 ऋण 2/3, ऋण 2/3, यानी कि अब इसका आप लघुत्तम ले लीजिए तो लघुत्तम आएगा आपके पास 12, और जब आपके पास 12 लघुत्तम आएगा, 12 का 12 यानी -7, और 3 चौके 12, 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8। तब क्या होगा आपके पास 5x/2 बराबर -7/12, 5x/2 बराबर हो जाएगा -7 -8 -15/12। ये संख्या किसी से कट रही है, 3 5 15, 3 चौके 12, ये हो गया -5/12, यानी कि आपके पास क्या आ गया 5x बराबर -5/4, -5/4, इसके बटे में 2 है। अब गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा तो कहां जाएगी, भाग में, और भाग वाली संख्या का पक्षांतर होगा तो कहां जाएगी, गुणा में। तो भाग वाली संख्या का पक्षांतर कीजिए, ये जाएगी कहां, गुणा में, भाग वाली संख्या का पक्षांतर हुआ गुणा में जाएगी। अब ये कितना हो गया 5 दूनी 10 माइनस, तो आप इसे 10 ना लिखते हुए आप देखेंगे 2 दूनी 4, इस तरह से काट दीजिए, आपकी संख्या छोटी हो जाएगी, ये हो गया -5/2। यदि आप इसका गुणा करते तो इस तरह से करते -10/4, और फिर आप इसे 2 से काटते तो -5/2 ही आपको मिलता है ना। अब इसके आगे क्या हो गया, 5x बराबर, 5x बराबर हो गया -5/2, तो x बराबर हो जाएगा -5/2, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा भाग में, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर कहां होगा, भाग में। अब 5 दूनी 10 -5/10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, तब हो जाएगा x बराबर -1/2, यानी कि जो हमारी परिमेय संख्या होगी वह क्या होगी, ऋण 1/2। यदि हम ऋण 1/2 से 5/2 को घटाएंगे, ये सॉरी गुणा करेंगे, 2/3 को जोड़ेंगे तो -7/12 में प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे ही देखते क्वेश्चन नंबर 14, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब ऐसे ही देखते क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक लक्ष्मी, कोई एक लड़की है, वह बैंक में खजांची है, वह क्या है, बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट है, और उसकी संख्या जो है क्रमशः 2, 3 और 5 के अनुपात में है, और उनका जो कुल मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखो उनके उसके पास क्या है, 100 की नोट है, 100 की नोट, 50 की नोट और 10 की नोट, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2, 3 और 5, इनका अनुपात है 2, 3 और 5, इस अनुपात में दिया हुआ है, और उसकी जो कुल राशि है वहां कितनी है, 4 लाख, इस तरह से कुल राशि है। तो हमें बताना है उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है, हमें बताना है कि प्रत्येक प्रकार के उसके पास कितने कितने नोट होंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हमने माना कि नोटों की संख्या कितनी है, x है, माना कि नोटों की संख्या कितनी है, x है, तब माना कि नोटों की संख्या x है, तब क्या हो जाएगा, इनका अनुपात हमें दिया हुआ है कितना, 2x, 2, 2, 3, 4, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2x, 3x, ये हो जाएगा 5x। तो जो 2x होगा वह कितना होगा, 100 के नोट बराबर 100 गुणित 2x बराबर 200x, 50 के नोट
50 गुणित 3x बराबर 5 3 15 150x। फिर 10 के नोट 5 10 गुणित 5x यानी कि ये कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10 5 दाएं 50x। इस तरह से इनका क्या हो जाएगा अनुपात, यानी एक नोट कितने 50 150 और 200 के अनुपात में है। तब इनका जो कुल है, इनका जो कुल योग होगा वह कितना होगा 200x धन 150x धन 50x बराबर कुल योग कितना है 4 लाख। इतना दिया हुआ है कुल योग। तो अब कैसे निकालेंगे ये देखिए आप, 200 300 350 और ये कितना हो गया 400। x बराबर 4 लाख। तो ये गुणा वाली संख्या का पक्षांतरों का भाग में x बराबर कितना हो जाएगा 4 लाख बटे 400। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 4। तो कितना आ गया x बराबर 1000। x बराबर कितना आ गया 1000। तब 100 की नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या और 10 के नोटों की संख्या कितनी होगी, यहाँ x का मान रख दीजिए 200 गुणित 1000 बराबर कितना हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 2 लाख। फिर यहाँ 150 गुणित 1000 यानी कि आप देखेंगे 1 0 यहां बढ़ जाएगा 1 2 3 0 4 0। फिर 50 गुणित 1000 बराबर 1 2 3 4 0। इस तरह से तो ये कितने हो गए 100 के नोटों की संख्या, ये काय की हो गई 100 के नोट, ये 50 के नोट और ये 10 के नोट। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। जब आप पूरों को जोड़ेंगे तो देखेंगे आप कि आपका 4 लाख हो जाएगा। जोड़िए 2 लाख 1.5 लाख और 50,000 4 लाख हो जाएगा। ऐसे ही ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब ऐसे देखते क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कोई एक व्यक्ति है, उसके पास यानी कि मेरे पास 300 रुपए है। कुल कितने हैं 300 रुपए मूल्य है। 300 क्या है कुल, मेरे पास 300 रुपए है। ऐसा कह रहा हूं कि मेरे पास 300 रुपए है, लेकिन वो 300 रुपए किस प्रकार है वो बता रहा है। 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं उसके पास। 1 के सिक्के 2 के सिक्के और 5 के सिक्के हैं। तब 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। यानी जो 2 के सिक्के हैं 5 से 3 गुने हैं, 3 गुने हैं। और उसके पास कुल सिक्कों की संख्या कितनी 160 है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 160 है। तब हमें बताना है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। यानी हमें बताना है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं और कितने कितने सिक्के होंगे। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के होंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि सिक्कों की संख्या क्या है 100। माना कि सिक्कों की संख्या क्या है 100। तब क्या होगा 1x। अब क्या होगा, हमने माना कि यहां पर आप ये भी मान सकते हैं कि 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है 1 है। तब आप यह भी लिख सकते हैं यहां पर कि 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है 1 है। तो 2 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इससे 3 गुनी है यानी कि 3x। कितनी है 3x। अब 1 के सिक्कों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे कुल संख्या में से इन दोनों को घटा दो तो कितना है 160। 3 और 1 4 तो 4x। ये क्या हो गई इनकी संख्या। तब अब ये कितने सिक्के 5 के सिक्के, तो ये क्या हो जाएगा 5x होंगे ना। 2 के सिक्के तो 3 दूनी 6x और 1 के सिक्के तो 60 ऋण 4x। इनका गुणा कर दिया हमने अंदर। अब क्या कह रहा है कि इनका जो योग है वह कितना है 300 रुपए। इनका जो टोटल है वह कितना है 300 रुपए।
कुल कितने हैं 300 रुपए। अब इसे समीकरण के रूप में लिखिए 6 5 11, 11 में से 4 गए तो 7, 6 और 5 कितने हो 11, ऋण 7 कितना हो गया 4, धन 160 बराबर 300। ये आपका बन गया समीकरण। अब इसका इधर पक्षांतर करेंगे आप तो 7x धनात्मक संख्या का पक्षांतर होगा ऋणात्मक, जब 300 में से 160 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 140, और जब 140 बचे तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा भाग में, तो 7 दूनी 14 यानी कि 20 और 7 शून्य शून्य यानी x बराबर कितना आया, x बराबर हो गया 20। और जब x बराबर आपने 20 ला लिया तो अब यहां मान रख दीजिए x का, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 20, और 2 के सिक्कों की संख्या 3 दूनी 6 60। अब 1 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 1 के सिक्कों की संख्या आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ x का मान रखेंगे 20, 20 चौक 80 और 60 में से आप 160 में से 80 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा, 80 और 80 160 यानी कि 5 के सिक्के 20, 2 के सिक्के 60 और 1 के सिक्के 80। और इन सबको जोड़िए आप, 5 से गुणा कीजिए, यहाँ 2 से गुणा कीजिए, यहाँ 1 से गुणा कीजिए, आपको 300 प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, उसमें करना क्या है, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें क्या करना है, एक निबंध प्रतियोगिता में तय किया गया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए दिए जाएंगे, यानी जो जीतेगा, जो विनर होगा उसे कितने 100 रुपए दिए जाएंगे। तो विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए, यानी जो विजेता नहीं होगा उसे कितने रुपए दिए जाएंगे, 25 रुपए दिए जाएंगे, पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। पुरस्कार में बांटी गई राशि कितनी है, 3000 है। पुरस्कार में बांटी गई राशि कितनी है, 3000 है। तो कुल 63 प्रतिभागी थे, और कुल प्रतिभागी कितने थे, 63 थे। तब हमें बताना है विजेताओं की संख्या, कि कौन जीते, कितने लोग जीते, ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपके पास विनर को कितने रुपए देना है, 100 रुपए, और लूजर जो हारेगा उसको कितने रुपए देना है, 25 रुपए, और जो कुल लोग थे वहां कितने थे, 63। तो माना कि विजेता की संख्या क्या है, 1 है। विजेताओं की संख्या कितनी है, 1 है। तो उप विजेता की संख्या क्या होगी, उप विजेता की संख्या, अब 63 में से x को घटा दो, 63 में से x को घटा दो, आपके पास उप विजेता की संख्या आ जाएगी। और इन दोनों को कितने रुपए दे रहा है, वो 3000 रुपए दे रहा है। कितने रुपए दे रहा है, 3000 रुपए। हारने वाले को कितने दे रहा है, 25, और 25, और जीतने वाले को 100। तो जीतने वाले को 100 रुपए दे रहा है, यानी कि x वाले को कितने रुपए देगा, 100 रुपए देगा। इसका x से गुणा किए तो 100x रुपए बांटा, और उपविजेताओं को 25 रुपए दे रहा है। इससे आप गुणा करेंगे, इसमें जब गुणा करेंगे तो कितने रुपए बढ़ चुके होंगे, 63 गुणित 25। 63 गुणित 25 कितना होता है, 25 दिया 75 की 5, हासिल का 7, 25 छक 150 और 157, 25 छक होता है 150, यानी 1575। ये कितना हो जाएगा, बराबर 1575 x ऋण 25x, ऋण 25x, 1575 ऋण 25x। इतने रुपए उसने बांट दिया है, और हमारे पास कुल कितने हैं, 300। तो अब इसे हम जोड़ेंगे, इससे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x धन 1575 ऋण 25x, 1575 ऋण 25x। अब देखिए 100x बराबर ये कितना हो गया, 3000, बराबर 3000। अब आप यहाँ देखेंगे कि 100x x यानी चर राशि, और x यानी अचर राशि। 100 में से 25 गए तो 75x धन 1575 बराबर 300। 1575 बराबर 300। 1575 का इधर होगा पक्षांतर, तो 75x बराबर क्या हो जाएगा, 3000 ऋण 1575, 3000 ऋण 1575। तो यहाँ कितना बचेगा, आप यहाँ घटाइए, 9 में से 5 गया,
यहाँ कितना 3000 है, 1425 बचेगा। कितना बचेगा? 1425 बचेगा, सॉरी 1425 बचेगा। और जब 1425 बचेगा तो 75x, फिर x का आप 75 का भाग गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे, कहाँ जाएगी? भाग में। कहाँ जाएगी? भाग में। तब आप इसे कैसे काटेंगे? अब आप इसे कैसे काटेंगे तो आइए देखते काट के। पहले 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 8 40, 2 बचा 5 25, 5 1 5, 2 बचा 5 25, इतना हो गया। अब इसको कैसे काटे? 5 से। अब इसको फिर से 5 से काटते हैं। इसको फिर से 5 से काट के देखते हैं तो 5 25, 5 25, 3 बचा 5 7 35, और ये 5 3 15, 5 3 15 हो गया। अब इसको फिर 3 से काट के देखते, 3 1 3, यहां बचा 3 1 3, यहां बचा 2, 9 3 27, यानी कि कितना बच गया? x बराबर 19। x बराबर कितना आया? 19 आया। यानी कि जो 1425 है 75 से कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 19 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपको आपकी राशि मिल जाएगी। तो x की वैल्यू रख दीजिए, एक तो इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए। तो ये x की वैल्यू यहाँ 100 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1900। x की वैल्यू जब यहाँ 100 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1900। 1900 किसको मिलेगा? आप देखेंगे विजेताओं की संख्या क्या थी? x थी, यानी 19 लोग कितने हो गए? विजेताओं के। विजेताओं की संख्या क्या होगी? 19 होगी। 19 होगी। और जब 19 लोगों को 100 रुपए देगा तो ये हो जाएगा 1900। और इसमें से जब 3000 में से 1900 घटेंगे तो यहाँ क्या बचेंगे? 1100 रुपए बचेंगे। यानी उपविजेता कितने हो जाएंगे? 63 में से 19 गए तो उपविजेताओं की संख्या 63 में से 19 घटाइए, यहाँ पे 63 माइनस 19। जब 63 में से 19 घटाएंगे तो 13 में से 9 गए तो 9 10 11 12 13 यानी 4, और यहाँ कितना बचा? 5 में से 1 गया 4, यानी कितने हो गए? 44। तो 44 लोगों को कितने रुपए दिए इनने? 1100 रुपए। कितने रुपए दिए? 1100 रुपए। तो ये था 2.2 का लास्ट क्वेश्चन। आपने देखा कि किस तरह से विभारती के क्वेश्चनों को हल किया, किस तरह से आपने समीकरण बनाए। ऐसे ही आप हमारे साथ आगे की क्लासेस देखने के लिए, आगे का नॉलेज लेने के लिए, आगे सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।